बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वांटम मॉडल देखेंगे। एटम का क्वांटम मॉडल क्या है। ये मॉडल जो है बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद प्रेजेंट किया गया और ये उसके मुकाबले में ज़्यादा एक्यूरेट है। एटम के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने में या उसको डिफ़ाइन करने के हवाले से ये ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है और उसको विजुलाइज करना ज़रा मुश्किल है। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो निस्बतन आसान था। प्लानिटरी मॉडल, उसने कहा था कि जिस तरह सूरज के गिर्द बाकी सैयारे घूमते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उनके एक डिस्क्रीट शेल्स हैं, उसके अंदर वो पाए जाते हैं और हर शेल को उसने एनर्जी लेवल्स कहा था। यहाँ पर भी इससे मिलता जुलता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, लेकिन किस तरह घूमते हैं यहाँ पे फ़र्क पैदा होता है। बोहर ने कहा था कि डिस्क्रीट शेल्स हैं उसके अंदर घूमते हैं, लेकिन क्वांटम मॉडल में ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रिसाइज सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, बल्कि हर ऑर्बिट के अंदर मज़ीद सब ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें एस, पी, डी और एफ कहते हैं, जिन्हें हम आगे चल के देखेंगे। और क्वांटम मॉडल की एक और अहम बात, उसके अंदर दो मज़ीद जो थ्योरम्स हैं वो ये हैं कि एक वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहते हैं कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होती है और उसकी अनसर्टेनिटी आगे चल के हम देखेंगे क्या होती है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ये है, जिस तरह लाइट के बारे में हम ये कहते हैं कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी वो एक वक्त में वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है लाइट। बिल्कुल इसी तरीके से ये एज्यूम किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी वो एक पार्टिकल तो है जिसकी वजह से उसका वेट भी है, उसकी चार्ज भी है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है उसको इसकी वेवलेंथ करार दिया गया, यानी एक वक्त में वो पार्टिकल भी है और ये वेव भी है। और इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वजह से वो अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है, इंटरफेयर करती है, तो या तो इसके इफेक्ट को एम्पलीफाई करती है या कैंसिल करती है। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स को इस थ्योरी के अंदर वेव भी कहा गया और पार्टिकल भी कहा गया। दूसरी अहम बात जो इस थ्योरी के अंदर की गई कि जब उसे इलेक्ट्रॉन्स को आप वेव कहेंगे तो वेव के तो पीक्स और वैलीज होते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है जो वेव्स की फॉर्म में है, तो हम उसको प्रिसाइजली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पोजीशन कि ये वेव अब किस पोजीशन में है। यानी जब उसे पार्टिकल के तौर पे देखेंगे तब तो उसकी पोजीशन की बात करेंगे, जब वेव की बात करेंगे तो हम पोजीशन तो नहीं कह सकते। इसलिए हेजनबर्ग ने कहा कि इस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में उसकी पोजीशन की भी बात करें और वेलोसिटी की भी बात करें। यानी आप या तो उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं, फिर उसकी वेव प्रॉपर्टी नहीं पता चल सकती। अगर आप उसकी वेलोसिटी मालूम करेंगे तो उसकी पोजीशन नहीं पता चल सकती। तो एक्यूरेसी के साथ आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक वक्त में मालूम नहीं कर सकते और इसी ही अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसकी नतीजे में उन्होंने क्या एक और एजम्पशन की, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि प्रोबेबिलिटी क्लाउड। उन्होंने एक ख़ास रीजन्स दिए, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जा सकता है, कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन इस रीजन के अंदर पाया जा सकता है। तो इसको इन्होंने प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स कहा और इसके नतीजे में जो इसके जो मॉडल आगे चल के हम देखेंगे ऑर्बिटल्स एस, पी, डी और एफ, वो कोई डिस्क्रीट शेल्स नहीं है कि इसी लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद होगा, नहीं, एक रीजन दिया हुआ है, उस रीजन के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। लेट्स सी, जैसे इन्होंने कहा कि इस मॉडल के अंदर हर जो शेल है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सबसे पहले शेल को के कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं, चौथे को एन कहते हैं एंड सो ऑन। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एस के अंदर होंगे। दूसरे शेल के अंदर 8 हो सकते हैं, तो उसके अंदर भी एक एस होगा, 2 एस में होंगे और 6 पी में होंगे। तो एस और ऑर्बिटल या सब शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के अंदर 6 हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम 10 हो सकते हैं और एफ के अंदर 14 हो सकते हैं। और इनको हमने कैसे डिफाइन किया, रीजन्स इन स्पेस
यानी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो स्पेस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को मोर लाइकली हमें मिल सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी, उसका इम्कान ज़्यादा होता है। और इनकी शेप्स कैसी हैं? एस को उन्होंने कहा कि राउंड शेप में है, फिर पी वो डम्बल शेप में है तो उसकी 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई और जी, यानी एक्स में, वाई में और जी में। इसका इम्कान यहाँ पर ज़्यादा है कि वहाँ पर मौजूद होंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर कैसे होगा, तो उसके लिए ये एक टेबल सा है, उसको हम देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एस है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों एस के अंदर हैं। फिर दूसरे शेल के अंदर एस भी है और पी भी है। सो हम इसको लिखते हैं एस, फिर एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ। फिर इसको दोबारा लिखेंगे एस पी डी एफ, फिर कम करेंगे एस पी डी, मज़ीद कम होगा एस पी और फिर एस रह जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। 1 रिप्रेजेंट करता है पहले शेल को, 2 रिप्रेजेंट करता है दूसरे शेल को, 3 रिप्रेजेंट करता है तीसरे शेल को, जो 4 फोर्थ शेल, फिफ्थ एंड सो ऑन, सारे शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की इसके अंदर मौजूद जो तरतीब है वो किस तरीके से होगी, इसको आप क्रॉस में जिस तरह इन्होंने शो किया है, क्रॉस के अंदर एरोज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली इस तरीके से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के एस के अंदर आएगा, ठीक है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो पहला है तो इधर आएगा, 2 भी इधर आ जाएंगे। इसके बाद दूसरे शेल के एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसको फिल किया जाएगा, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके बाद दूसरे ही शेल के पी के अंदर आ जाएंगे, उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इस शेल में 2 और दूसरे शेल में 8। इस तरह हमने पहले कहा था के अंदर 2 और एल के अंदर 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, तीसरे शेल के एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और तीसरे शेल के पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 6 और 2 8 यहाँ पर हो गए। इसके बाद अगर इसके बाद ये डी के पास नहीं आएंगे, ये फोर्थ शेल के एस के अंदर जाएंगे, इसको फिल किया जाएगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इन 2 के बाद ये दोबारा से डी के पास चले जाएंगे और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड शेल के डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद फोर्थ शेल के पी के अंदर फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और फिर डी के पास नहीं जाएंगे बल्कि फिफ्थ शेल के एस के पास आएंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो फोर्थ शेल के डी के अंदर चले जाएंगे, वहाँ इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ शेल के पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो इस तरतीब के साथ इन एरोज को फॉलो करते हुए ये सारे कन्फिग्रेशन की जाएगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि इसके अंदर 19 प्रोटॉन्स हैं और 19 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हम देखते हैं 19 इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल्स के अंदर कैसे आते हैं। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2 सेकेंड शेल का एस आएगा, फिर 2p6 सेकेंड शेल के पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, थर्ड शेल के एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर थर्ड शेल के पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ शेल के एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरीके से ये 19 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे शेल के एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे ही शेल के पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बाकी बच जाने वाले 3 इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह करके इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हम सिलिकॉन की एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे तकसीम होंगे? पहला शेल जिसे हम के कहते हैं, दूसरा शेल जिसे हम एल कहते हैं, तीसरा शेल जिसे एम कहते हैं। तो के के एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एल के यानी दूसरे शेल के एस के अंदर 2
और दूसरे ही शेल के पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दूसरे शेल एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पहले के अंदर मैक्सिमम 2 आ गए, दूसरे के अंदर मैक्सिमम 8 आ गए, और बाकी बच जाने वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स वो तीसरे शेल के अंदर आएंगे, लेकिन पहले तीसरे शेल के एस को फिल किया जाएगा, इसके बाद जो 2 रह गए हैं वो दोनों पी के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अब हम इसकी 3D या 3 डायमेंशनल मॉडल देखते हैं सोडियम का। Na इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो सबसे पहले 1s2 के अंदर आएंगे, फिर 2s2 और 2p6, तो ये 10 हो गए, और इसके बाद 3s1, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर तकसीम होंगे। तो ये देखिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो ये जो वाइट रीजन नज़र आ रहा है दिस इज़ 1s। सबसे पहले इस 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ये जो ब्लू बॉल सी है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के जो इम्कान है वो यहाँ पर है। इसके बाद 2s2, ये वाला जो लाइट ब्लू से कलर में जो रीजन है दिस इज़ ए बिट बिगर, और ये सेकंड शेल के एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस जो है वो राउंड या सर्कुलर शेप में है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 6 कैसे हैं, px, py और pz, यानी p को 3 मज़ीद डायमेंशंस में तकसीम किए गए। सो दिस रिप्रेजेंट्स px, this represents py, here it is py डबल शेप में, and then we have pz। so 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एक के अंदर आएंगे, 2 py, 2 px, 2 pz, और इस तरीके से p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और उसके बाद ये जो बाहर वाला ऑर्बिटल है जिसे हम s कहते हैं, उसके अंदर बाकी रह जाने वाला 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरीके से हम जो क्वांटम मॉडल है उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं।